तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। देश में इस सदी के सबसे बड़े रेल हादसे पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। यह हादसा क्यों हुआ, किसकी गलती है, किस वजह से हुआ। तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं और जो वहाँ की तस्वीरें हैं, उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए पूरी कहानी आज आपके सामने पेश है कि क्या हुआ और यह हादसा कैसे हुआ और इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। हादसा कैसे हुआ उसको समझने के लिए हादसा कहाँ हुआ, अगर वहाँ से शुरू करेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर पहले, भुवनेश्वर से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक स्टेशन, बांगा बाजार स्टेशन, छोटा सा रेलवे स्टेशन है। ये जो स्टेशन है इसकी पूरी अब सच्चाई सामने आ चुकी है। ये एक छोटा सा स्टेशन है और आमतौर पर जो कम दूरियां की ट्रेनें होती हैं सुपर फास्ट इस स्टेशन पर रुकती नहीं है, क्योंकि इसके आगे दूसरे बड़े स्टेशन हैं, बालासोर और बाकी। तो यहाँ पे जो पैसेंजर ट्रेन है ज़्यादातर वही रुकती है। इस स्टेशन के इर्द गिर्द कुल 4 लाइन है, 2 मेन लाइन और 2 लूप लाइन। मेन लाइन और लूप लाइन, पहले इसका भी फ़र्क समझ लीजिए। जैसे हम लोग हाईवे पर चलते हैं, सड़क पर, तो हाईवे पे 2 तरफ से रास्ता आता है, एक सामने से एक आना और एक जाना। उस हाईवे के बीच में एक डिवाइडर होता है ताकि आप इधर से उधर गाड़ी ना आए और आप सेफली अपनी गाड़ी को चला सकें। सेम रेलवे ट्रैक का है, 2 पटरियां होती हैं जनरली और दोनों होती हैं मेन लाइन, एक अप एंड एक डाउन, एक जाना और एक आना। और उन दोनों पटरियों के बीच में गैप होता है। आपने देखा होगा, मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी ट्रेन में कभी ना कभी बैठ चुका है। तो जो मेन लाइन है वो 2 लाइन है, 2 पटरियां हो गई। और मेन लाइन में और लूप लाइन में बेसिक फ़र्क ये है कि मेन लाइन में टर्न नहीं होता, आप मुड़ नहीं सकते, क्योंकि मेन लाइन की पटरियां बिल्कुल सीधी होती हैं। कहीं कहीं इलाके के ज्योग्राफी के हिसाब से घूमती ज़रूर हैं, लेकिन वो सीधी होती हैं, टर्न नहीं होती। तो मेन लाइन हो गई कि जिसकी पटरी सीधी हो, मुड़ती नहीं हो। लूप लाइन उस लाइन को कहते हैं, एक तो जो मुड़ जाए, एक पटरी से दूसरी पटरी के ऊपर आप चले जाएं। और आमतौर पर लूप लाइन का इस्तेमाल जो होता है 2 चीज़ों के लिए, एक गाड़ी की दिशा को, डायरेक्शन को मोड़ने के लिए, और दूसरा अगर कोई एक्सप्रेस या सुपरफास्ट या राजधानी जैसी गाड़ी जा रही हो और कोई एक पैसेंजर ट्रेन या माल गाड़ी खड़ी हो तो उसको लूप लाइन पर रखकर दूसरी जो तेज़ रफ्तार गाड़ी है उसको रास्ता दे दीजिए। तो 4 पटरियाँ आमतौर पर स्टेशन के इर्द गिर्द करीब इसीलिए होती हैं ताकि किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी को आप पहले जाने दीजिए, आप वहीं खड़े रहिए। तो ये लूप लाइन हो गई। लूप लाइन को वैसे समझ लीजिए जैसे आप हाईवे पे चलते हैं और कई जगह पे सर्विस लाइन आ जाती है, सर्विस लेन में आप गाड़ी गुजारते हैं। हाईवे मेन हो गया और सर्विस लेन। तो जैसे सड़क पर हाईवे आना और जाना और सर्विस लेन, मतलब उसी हाईवे से आपने एक छोटा सा रास्ता, सेम रेलवे ट्रैक पर है कि मेन लेन और साथ में सर्विस लेन को लूप लेन एक तरह से समझ लीजिए। तो 4 स्टेशन वाला ये लूप लेन था। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर थे, उनके जो आखिरी शब्द थे बेहोश होने से पहले, उन्होंने मैसेज दिया कि हमें ग्रीन सिग्नल मिली और इसलिए हम गाड़ी को लेकर जा रहे हैं। इस स्टेशन और इस रूट पर आमतौर पर जो स्पीड है मैक्सिमम जो फिक्स है वो है 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर की रफ्तार। तो ड्राइवर ने आखिरी लाइन ये कही कि मुझे ग्रीन सिग्नल मिला था और इस बात के प्रूफ हैं कि ग्रीन सिग्नल हुआ था, और इसीलिए उसने अपनी रफ्तार तेज़ रखी, लेकिन 130 नहीं 128 ही थी, यानी कि उसने ओवर स्पीड भी नहीं रखी। जो उसके लिए तय था उसी रफ्तार में वो अपनी गाड़ी चला रहा था। तो कोरोमंडल ड्राइवर की कोई गलती नहीं, ग्रीन सिग्नल मिला इसलिए वो जा रहा है, स्पीड 130 है, वो 128 पे चल रहा है। अब दूसरी तरफ इसी बांगा स्टेशन के पास एक मालगाड़ी खड़ी है जिसमें लोहे और बाकी चीज़ें सब रखी हुई हैं। तो इन ट्रेन को गुजरने के लिए मालगाड़ी को लूप लाइन पर खड़ी कर दी गई। लूप लाइन के ड्राइवर को कहा गया कि आप जो लूप लाइन पे मालगाड़ी के ड्राइवर को कहा गया कि आप यहाँ रहें और बाकी गाड़ियाँ गुजरेंगी। तो मालगाड़ी का ड्राइवर ने भी हुक्म का पालन किया और वो वहीं खड़ा हो गया, तो उसकी भी कोई गलती नहीं। दूसरी तरफ से जो बेंगलोर से ट्रेन आ रही थी, दूसरी सुपरफास्ट, वो दूसरी मेन लाइन पर थी, उसका भी सिग्नल ग्रीन था और उसकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि सिग्नल ग्रीन था और ये सारे रिकॉर्ड पर है। बट उसकी बदकिस्मती ये थी कि इधर
जब कोरोमंडल की ट्रेन मालगाड़ी से टकराई तो कुछ डब्बे उछलकर दूसरी तरफ वाली लाइन पर पहुंच गए और सामने से वो भी स्पीड में आ रही थी, करीब 126 किलोमीटर की रफ्तार से, जो बेंगलोर से आ रही थी, और वो बॉगी से टकरा गई। बॉगी के दो पिछले जो दो बॉगी थी कोरोमंडल की, वो दोनों इससे टकरा गई और फिर इसकी वजह से भी इसकी बहुत सारे बॉगी डीरेल हो गई। तो तीसरी ट्रेन के ड्राइवर की भी गलती नहीं। कोरोमंडल वाले जो ड्राइवर थे उन्होंने आखिरी लाइन कही थी कि ग्रीन सिग्नल था। इसके बाद वो बेहोश हो गए, बाद में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और अफसोस की बात यह है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो ड्राइवर हैं उनकी मौत हो गई। जो असिस्टेंट ड्राइवर हैं वो अभी बेहोश हैं और क्रिटिकल हैं। उनका भी बयान ऊपर वाले से दुआ है कि वो ठीक हो जाए, तो वो भी अपना बयान देंगे। लेकिन ये रिकॉर्ड पर है कि सिग्नल ग्रीन था। मालगाड़ी के ड्राइवर की कोई गलती नहीं थी। जो बेंगलोर से ट्रेन आ रही थी उसकी भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसका सिग्नल ग्रीन था और वो भी वहीं से कुछ सेकंड के बाद इस हादसे के गुजरा। तो तीनों ड्राइवर की कोई गलती नहीं। ये पूरी जांच में पहली चीज़ क्लियर हो गई है। अब सवाल ये है कि फिर गलती कहाँ हुई, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ग्रीन सिग्नल था तो फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर कैसे आई, क्योंकि लूप लाइन पर मालगाड़ी खड़ी थी और यह साबित हो गया कि अगर कोरोमंडल अपनी मेन लाइन पर ही रहती तो फिर मालगाड़ी से नहीं टकराती, वो सीधे निकल जाती। लेकिन सिग्नल ग्रीन उसके बावजूद मेन लाइन की बजाय लूप लाइन, ये सबसे अजीब सवाल था। इसलिए कि जब सिग्नल ग्रीन होता है तो फिर आप मेन लाइन पर ही रहते हैं, ना कि लूप लाइन पर रहते हैं। ये रेलवे की अपनी सारी तकनीकी चीज़ें हैं। तो अब ग्रीन सिग्नल के बावजूद कोरोमंडल को लूप लाइन पर किसने भेजा, यही वो सवाल है जिसमें पूरे हादसे की सच्चाई छुपी हुई है। अब इसके भी प्रूफ हैं कि लूप लाइन पर थी कोरोमंडल, तभी मालगाड़ी वहां खड़ी थी। अब जब इसकी पूरी जांच हुई तो अब बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। अगर अच्छा, सिग्नल भी फेल नहीं है, ये भी रेलवे ने साफ कर दिया है। तो चाहे मालगाड़ी हो, दोनों एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर हों, उनकी गलती नहीं। तीनों ड्राइवर हो गए, सिग्नल फेल नहीं, तो फिर मामला कहाँ चूका, ये हादसा हुआ कैसे। तो ये सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा है, जिसमें लगभग 250 लोगों के अब तक मरने की खबर आई है। और फिर आपको ये भी बता दूं कि जो भारतीय रेल है, ये दुनिया में किसी भी संस्था से सबसे ज़्यादा जो सरकारी कर्मचारी हैं इसी भारतीय रेल से जुड़े हैं। भारतीय रेल के बारे में ऐसी ही तमाम तरह की कहानियाँ, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, जिसमें भारतीय रेल से जुड़ी तमाम अलग अलग तरह की जानकारी, इन्फॉर्मेशन आप कुकू FM ऐप पर ऑडियो बुक में भी सुन सकते हैं। क्योंकि भारतीय रेल के बारे में पूरा जानना समझना अपने आप में बेहद दिलचस्प है। कब कब कैसे कैसे अफसोसनाक हादसे भी हुए, कैसे एक साथ एक दिन में 2-2, 2.25 करोड़ लोग भारतीय रेल में सफ़र करते हैं, 1,20,000 किलोमीटर लंबी पटरियां हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारी दिलचस्प जानकारी हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे कुकू FM ऐप पर ऑडियो बुक में आप सुन सकते हैं। तो कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और हर महीने यहाँ लगभग 42 आवर्स घंटे के कंटेंट्स के साथ ये और भी आगे बढ़ रहा है। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक है कुकू FM ऐप पर, जो आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इनमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, रहस्य, रोमांच, तमाम तरह की बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू FM ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। तो सबसे पहले रेलवे ट्रैक को समझते हैं, उसी से आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। रेलवे की पटरी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि उसको समझने के लिए बड़ा आसान है कि आप किसी भी हाईवे को या सड़क को, मेन अपने शहर के सड़क को देख लीजिए। एक सड़क आती है, एक जाती है। उसी तरीके से मेन लाइन है, एक आती है और एक जाती है। बीच बीच में सर्विस लेन है, सड़कों पर भी होती है। उसी तरह से रेलवे में लूप लाइन है। अब क्या होता है कि आज जो ट्रैक है पूरा हमारा, इस पर लगभग हर 1 किलोमीटर की दूरी पर एक सिग्नल लगा होता है
और वो सिग्नल रेड, ग्रीन और येलो 3 होता है। अब उसको वैसी सड़क से समझ लीजिए कि जब आप गाड़ी चलाते हैं, सड़क पर हम चलते हैं, तो किसी न किसी जंक्शन पर, किसी कट पर, किसी मोड़ पर, किसी चौराहे पर एक सिग्नल आपको मिलेगा। गोल चक्कर पर कभी आपको सिग्नल नहीं मिलेगा ट्रैफिक का, राउंड अबाउट पे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आमतौर पर चौराहे या कट, राइट लेफ्ट जाना हो, या किसी जंक्शन पर जहाँ सब मिल रहे हों, उन जगहों पर सिग्नल होता है। लेकिन रेलवे में ये होता है कि वो बिल्कुल मेन लाइन तो सीधी है, तो उनका सिग्नल 1 किलोमीटर पर होता है। ट्रैफिक लाइट में ये होता है कि सिग्नल आपको 100 मीटर की दूरी पर भी दूसरा मिल जाए, 50 मीटर पर भी मिल जाए, वो एरिया के नक्शे के हिसाब से है। अब ट्रैफिक में भी ये है कि अगर आपकी गाड़ी को रोकनी है तो रेड लाइट होगा, आप गाड़ी रोक देंगे रोड पर। ग्रीन होगा, आप गाड़ी ले जाएंगे। येलो जब होता है तो वार्निंग होती है कि अब रेड होने वाला है, आपके पास 5 सेकंड है। 5 सेकंड है, अगर आप दूरी देख रहे हैं तो या तो आप ब्रेक मार के रुक जाइए, और वरना आपको लगता है कि निकल जाए तो निकल लीजिए। लेकिन येलो में जो ट्रैफिक रूल कहता है वो ये कि आप अपनी गाड़ी को रोक लीजिए, क्योंकि कभी भी किसी सेकंड, अगले 5 सेकंड के अंदर रेड हो जाएगी, दूसरी की ग्रीन हो जाएगी, तो कहीं ऐसा ना हो येलो और ग्रीन में आपस में टक्कर हो जाए। सेम तीनों लाइटें रेलवे में हैं। रेड का मतलब ये होता है कि गाड़ी आप रोक लीजिए। येलो का मतलब होता है कि आगे शायद ट्रैक खाली नहीं है, तो अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर लीजिए। यहाँ पे भी येलो का मतलब सेम होता है कि अगर येलो है तो इसका मतलब है अगली जो लाइट है सिग्नल की वो रेड मिलेगी आपको। सेम ट्रैफिक में जैसे कि जब येलो आएगा तो उसके बाद रेड होगा, रेलवे में भी यही है कि अगर येलो लाइट दिख गई ड्राइवर को तो इसका मतलब है नेक्स्ट सिग्नल पे रेड है, तो इसलिए आप येलो देखते ही अपनी गाड़ी की रफ्तार कम कर दीजिए। अब ट्रैफिक लाइट को भी कंट्रोल किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस अलग अलग लोकेशन से सारे शहर को, सब कुछ टेक्नोलॉजी है, आपके कंप्यूटराइज है मामला, और उसके ज़रिए करते हैं। कुछ साल पहले तक हमारे यहाँ सिग्नल जो है वो मैनुअली, और बाकी चीज़ें सिग्नल मैन हुआ करता था, वो सब कंट्रोल किया करते थे। लेकिन अब बदला, टेक्नोलॉजी आ गई। अब क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी। एक इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम है जो रेलवे ने अपनाया हुआ है, और इस सिस्टम के ज़रिए आप इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है। इस देश में लगभग 1,20,000 किलोमीटर लंबी पटरी है रेल की। हम उसको रेलवे लाइन भी कहते हैं, ट्रैक भी कहते हैं, रेलवे या पटरी भी बोलते हैं आम बोलचाल में। तो पूरे देश में जो रेलवे लाइन की जाल बिछी हुई है वो लगभग 1,20,000 किलोमीटर लंबी है। अब 1,20,000 किलोमीटर लंबी ट्रेन, लगभग 2.25 करोड़ के करीब पर डे मुसाफिर, 12,000 से ज़्यादा हर वक्त ट्रेनें पटरी पर, तो कैसे उनको कंट्रोल करें आपस में, एक्सीडेंट ना हो, इन सारी चीज़ों को। तो इसी के लिए ये जो नई तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उससे बहुत फ़ायदा है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, अब ये क्या है और इसका इस हादसे से क्या ताल्लुक है? इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ये है कि जितनी भी 1,20,000 किलोमीटर लंबी पटरियां बिछी हुई इस देश में, उन पटरियों के साथ एक वायर है, एक तार है जो लगा हुआ है। इसमें करंट भी होता है, लेकिन बहुत ही मामूली वोल्टेज का। ये तमाम जो वायर है, इस वायर के ज़रिए इस देश के जितने भी स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वो एक डेटा भेजते हैं और एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। उस रेलवे स्टेशन पर बाकायदा कंप्यूटर पर जो बैठे हुए रेलवे के टेक्निकल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, वो उस वायर के ज़रिए ये पता करते हैं कि इस वक्त ट्रैक पर उनके एरिया में, मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच, ये हमेशा याद रखिएगा कि ये सारी जानकारी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की होती है। तो एक स्टेशन पे जो बैठे हुए 2 लोग होते हैं, एक वक्त में 2 लोग होते हैं, जो कंप्यूटर पे ये सारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसको देखते हैं। तो उस वायर के थ्रू उनको ये पता चलता है कि इस वक्त पटरी पर कितनी ट्रेनें हैं, एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन का फासला कितना है, क्या एक ही पटरी पर अपोजिट साइड से दूसरी ट्रेन तो नहीं आ रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कहीं आमने सामने से टक्कर तो ना हो जाए। दूसरी तरफ
जो पटरी है उस पर भी सेम है कि पटरी कितनी खाली है, कितनी बिजी है, कितनी इंगेज है। एक वक्त में अगर सपोज एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का फासला मान लीजिए 25 किलोमीटर है, तो उन 25 किलोमीटर के दायरे में जो रेलवे की पटरी है, उस पटरी पर जो ट्रैफिक है उसकी जिम्मेदारी उस रेलवे स्टेशन की है जहाँ से वो शुरू होता है। अगले रेलवे स्टेशन के बाद उस रेलवे स्टेशन की वो जिम्मेदारी होगी। तो अब उसकी जिम्मेदारी है कि इस 25 किलोमीटर के दायरे में इस वक्त, मतलब ये 25 किलोमीटर उसकी पटरी हो गई उस रेलवे स्टेशन की, तो उस 25 किलोमीटर के दायरे में इस वक्त कितनी ट्रेन है एक ट्रैक पर, अप या डाउन, दो ही टेक्निकल होती है आने जाने की, अप या डाउन। तो उसके हिसाब से अगर 10 ट्रेनें हैं तो ये देखता है कि उन 10 ट्रेनों के बीच में गैप कितना है, उन 10 ट्रेनों की स्पीड क्या है, वो सारी जो वायरिंग लगी हुई है उसके थ्रू कंप्यूटर पे वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो वो उसी हिसाब से कंट्रोल करता है और उसी हिसाब से फिर वो सिग्नल को ऑपरेट करता है। अगर वो देखता है कि दो गाड़ियों के बीच में फासला कम है और गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, तो बहुत मुमकिन है कि पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी के करीब पहुंच जाए और उसे पीछे से टक्कर मार दे। तो फिर वो उसी हिसाब से सिग्नल ऑपरेट करता है, पहले येलो ताकि रफ्तार धीरे कर लो, इसके बाद रेड ताकि रुक जाओ, आगे तुम्हारी गाड़ी है, और उस हिसाब से ये गाड़ी ऑपरेट होती है। और ये सारी चीज़ें इसी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से चलती हैं। अब इसकी ख़ास बात यह है कि ये एक तरह से फेल प्रूफ कहते हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें कोई सिस्टम में कोई तकनीकी ख़राबी भी आ गई या एक इन्फॉर्मेशन दिया उसने वायर के थ्रू, कंप्यूटर पे आ रहा है कि दो ट्रेनें बेहद करीब आती जा रही हैं, इनको रोको। अब मान लीजिए मैं कंप्यूटर पे बैठा हूँ और मैंने इसको नज़रअंदाज कर दिया, मैंने उस वक्त देखा नहीं, मैं गप्पे मार रहा हूँ और उधर ट्रेन धीरे 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 उनकी फासला कम हो रहा है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये वो टेक्नोलॉजी है कि अगर आदमी गलती कर दे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए कि सिस्टम इस तरीके से बना है कि अगर दो ट्रेनें नज़दीक आ गई या दो ट्रेनें आमने सामने गलती से एक ही पटरी पर आ रही हैं, टकराने वाली हैं, तो ये जो लॉकिंग सिस्टम है ये सीधे उस ट्रेन में भी लगे सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। हर स्टेशन के दायरे में वो एक जैसे प्लेन है, जिस शहर या देश के ऊपर से उड़ता है वहाँ के ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के वो सिस्टम में कनेक्ट होता है। उसी तरह रेलवे का है कि जो ट्रेन जिस स्टेशन से गुजर रही है उस स्टेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ उसके अभी संपर्क में है, तो उसका संपर्क बना रहेगा। तो अगर उसे लगता है कि यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स कर नहीं रहा है तो भी ऑटोमेटिक उस ट्रेन की रफ्तार कम कर देगा ये सिस्टम, या फिर उसे रोक देगा, और सिग्नल जो है वो फिर रेड कर देगा या फिर ग्रीन कर देगा। तो इसके लिए अगर मैनुअली कोई गलती करता है तो भी कोई नुकसान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि ये फुल प्रूफ एक टेक्नोलॉजी है कि अगर उसे पता चल गया कि ट्रैक पे ये सब कुछ हो रहा है तो वो अपने आप गाड़ी की गति को कम कर देगा या गाड़ी को आगे बढ़ाएगा या सिग्नल के ऊपर काम कर देगा। अब ये पूरे देश में लगा हुआ है ये सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, और ये इस बांगा बाजार रेलवे स्टेशन पर भी लगा हुआ है। तो सवाल ये है कि जब ये सब कुछ लगा हुआ है तो फिर भी एक ट्रेन जिसको मेन लाइन पर होनी चाहिए थी कोरोमंडल, वो लूप लाइन पर कैसे गई? फिर भी जब ग्रीन लाइट थी, ग्रीन के बावजूद वो मेन लाइन से हटकर लूप लाइन पर कैसे पहुंची? और ये सिस्टम इतना ही अच्छा है तो फिर गड़बड़ किससे हुई? रेलवे बोर्ड की एक एक्सपर्ट हैं एक लेडी, जया जी ने इस हादसे के फ़ौरन बाद, चूँकि ये सारा टेक्निकल इशू है, हम आपको भी बहुत समझ में नहीं आता, हमारा तो पेशा है कि चूँकि एक जर्नलिस्ट के बारे में कहा जाता है कि उसको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तो जितना रिसर्च पढ़ने लिखने के बाद ये सारी जानकारी निकलती है। तो नरेंद्र मोदी जी के पास जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ये जानना था कि ये हादसा हुआ कैसे, तो बाकायदा सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। एक तस्वीर, वीडियो भी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, उनको प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। तो इन्हीं रेलवे बोर्ड की मेंबर ने प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि हादसा कैसे हुआ और क्यों हो सकता है, और उनकी इस पूरी रिपोर्ट के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम शायद एक वजह है इस हादसे की, लेकिन फेल होने की वजह से नहीं, बल्कि इसके साथ छेड़छाड़ होने की वजह से। अब वो कैसे? तो पूरी पटरी पर 1,20,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के साथ एक वायर जुड़ा हुआ है, और वो वायर उस नज़दीकी रेलवे स्टेशन उसको मॉनिटर करता है और उससे सारे वो डेटा लेता है, कौन सी ट्रेन, कितनी ट्रेन किस रफ्तार में, आगे पीछे कितनी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं।
अब उसी दौरान में जब ये हादसा हुआ तो सब कुछ ठीक, कोई भी फेलियर कहीं पे भी नहीं है, तो ये कैसे फेल हो गया? तो अब तक की जांच के हिसाब से इस इंटरलॉकिंग सिस्टम के उस वायर के साथ शायद छेड़छाड़ की गई, यानी वायर को काटा गया, तोड़ा गया या कुछ और किया गया। एक दूसरी जो थ्योरी आ रही है वो ये कि रेलवे का है कोई एम्प्लॉय जिसे किसी और ट्रैक पर उसी दिन काम करना था और शायद इसी इंटरलॉकिंग सिस्टम के वायरिंग को लेकर कुछ करना था और वो डिले हो गया। तब तक दूसरी ट्रेन आ रही थी, वो घबरा गया और उसने आनन फानन में जो काम पूरा करना था उसने शायद किया नहीं और उसकी वजह से ये गड़बड़ हो गई। लेकिन पहली थ्योरी को इस वक्त ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और इसीलिए खुद रेल मिनिस्टर ने कहा है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, कि एक तरह से साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ। लेकिन इतना भर कहना आसान नहीं होगा और इसके लिए कन्विंस करना बहुत ज़रूरी होगा लोगों को कि इसके पीछे एक साजिश थी। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। अगर इस इंटरलॉकिंग सिस्टम के तहत उस रेलवे ट्रैक के वायर के साथ छेड़छाड़ की गई तो ये कोई आम आदमी, कोई आम टेररिस्ट, कोई नक्सल या जो भी लोग जो देश के दुश्मन हैं, गद्दार हैं या जो लोगों को इस तरह से मारते हैं, उनका काम कैसे होगा या कैसे कर सकते हो? यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठ रहा। इसलिए कि कहीं बॉम्ब रखना, कहीं हमला करना, कहीं गोली मारनी, ये सारी चीज़ें तो हम लोग देखते आए हैं, चाहे वो टेररिज्म हो या फिर नक्सल हो मूवमेंट। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ तभी घुसा जा सकता है जब उस सिस्टम के बारे में आपको पूरी जानकारी हो और या उस सिस्टम को जानने वाला, उस सिस्टम को ऑपरेट करने वाला खुद इसमें शामिल हो या उनके साथ मिल गया हो। रेल मंत्री का ये कहना है कि उन्होंने इस हादसे की वजह लगभग पता लगा ली है और जो जिम्मेदार है उसके बारे में भी उन्होंने पता लगा लिया है। उन्होंने नाम नहीं बताया अभी तक, लेकिन अगर ये है तो फिर ये मान कर चलिए कि ये रेलवे का कोई शख्स, कोई भेदिया जिसने ये काम किया। अब यहाँ पे भी दो चीज़ें उठेंगी। एक, क्या उसने ये देश के दुश्मनों से कुछ फ़ायदा लेने के लिए इस तरह की उनके साथ दिया और करीब करीब 350 लोगों की जान ले ली, या फिर उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई टेक्निकल लेवल पर कि उसे जो काम निभाना था उस वायरिंग के थ्रू वो अधूरा छोड़ दिया, घबरा गया। तो अनजाने में हुआ या साजिश के तहत हुआ, इसी का पता लगाने के लिए अब इस हादसे की जांच सीबीआई को सौंपी गई है और सीबीआई जो है अब इस मामले की जांच करेगी। लेकिन इस जांच में एक दिक्कत है और जो खुद रेलवे बोर्ड की जो मेंबर है उन्होंने कहा है, जिस जगह पे ये हादसा हुआ है शक यही है कि वहीं पे कुछ वायरिंग के साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन इस हादसे में आप वायरिंग छोड़िए, पूरी की पूरी रेल की पटरी जो है उड़ उड़ कर आसमान की तरफ है, इधर से उधर पड़ी हुई है। जो पूरा इलाका है जहाँ पे ये हादसा हुआ है, रेलवे ट्रैक के जो किनारे में सारे पत्थर होते हैं, वो सारी चीज़ें तहस नहस बर्बाद हो चुकी हैं। तो ऐसा कोई प्रूफ इस मलबे में से ढूंढना कि ये तार टूटा या तोड़ा गया, ये जोड़ा गया या काटा गया, कहाँ पे किया गया, ये बड़ा मुश्किल काम है। कौन सा टुकड़ा किस तरफ हादसे के बाद उड़कर गिरा या अभी भी है मलबे में, उससे भी पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए अब फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। फॉरेंसिक टीम की मदद लेकर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई तो फिर वो कहाँ पर और कैसे की गई। और जब तक ये सबूत सामने नहीं आएगा तब तक फिर ये हादसे का सच भी सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई है तो उस सिस्टम के साथ न सिर्फ छेड़छाड़ वहाँ ग्राउंड पर हुई पटरी पर, बल्कि जो उसको ऑपरेट कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है वहाँ, यानी कि उस बांगा बाज़ार रेलवे स्टेशन पे जो भी उस वक्त बैठा हुआ है और ये स्टेशन मास्टर के अंडर में आता है, तो फिर इन सब की भी पूरी जांच होगी। बल्कि अब तक तो पूछताछ हो ही चुकी होगी या हो भी रही होगी। और इससे भी बड़ा सवाल है कि अगर ये मान लीजिए कि साजिश और तोड़फोड़ ही है और जानबूझकर ये सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो फिर मकसद क्या है और वो कौन लोग हैं। क्योंकि रेलवे के किसी मुलाजिम का ये काम किसी साजिश के तहत, लापरवाही तो हम लोगों ने बहुत देखी इस देश में, जिसकी वजह से कर्मचारियों की गलती की वजह से हादसे हुए।
लेकिन अगर ये जानबूझकर वायरिंग और ये इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की गई है तो फिर उसका मकसद क्या था, ये भी जानने की ज़रूरत होगी और इसीलिए अब इसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी तक की कहानी में जो सच्चाई सामने आई वो ये है कि इसमें जैसा पहले माना जा रहा था कि ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, सिग्नल के रिकॉर्ड है। जैसे प्लेन में हमारे वो होता है कि जो ब्लैक बॉक्स होता है उसमें सारे पायलट की बातचीत रिकॉर्डेड होती है, तो इसमें भी जो इनके जीपीएस सिस्टम और बाकी लगा हुआ था ट्रेन में, हर ट्रेन में आजकल जीपीएस सिस्टम भी है, तो उसमें भी ड्राइवर की ये बातचीत रिकॉर्ड पर है कि हमें ग्रीन सिग्नल मिला और हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर वो बेहोश हो जाते हैं क्योंकि टक्कर हो चुकी थी और फिर बाद में अस्पताल में मौत हो गई। लेकिन जो असिस्टेंट ड्राइवर हैं वो भी ऊपर वाले का शुक्र है कि घायल हैं लेकिन ज़िंदा हैं, और यही दुआ कि वो ठीक हों तो ताकि बाकी सच्चाई बता सकें। लेकिन फिर वही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आखिर कोरोमंडल की जो ट्रेन है उसी की वजह से ये सब कुछ हादसा हुआ, वो मेन लाइन से लूप लाइन पर कैसे पहुंची, अपने आप पहुंच नहीं सकती, क्योंकि ये याद रखिएगा कि जो ड्राइवर होता है वो हमेशा पटरी पर तो इंजन के अंदर बैठ जाता है, लेकिन उस पटरी पर उसे किस दिशा में जानी है, जानी तो सेम है, मेन लाइन बिल्कुल सीधी होती है, कोई टर्न नहीं है। लेकिन जब स्टेशन आता है तो स्टेशन पे वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से 2, 3, 4 या लूप लाइन से गुजरेगी, इसका फैसला ड्राइवर कभी नहीं करता। इसका फैसला हमेशा यही जो इंटरलॉकिंग सिस्टम को जो मॉनिटर करते हैं स्टेशन पे बैठकर, वो लोग डायरेक्शन देते हैं कि तुम्हारी ट्रेन अब किस पटरी पर जाएगी, ख़ासतौर पर स्टेशन से आगे और पहले। तो कोरोमंडल का ड्राइवर भी अपनी मर्जी से तो लूप लाइन पर गया नहीं, लूप लाइन पर किसी ने भेजा, और ये जानबूझकर भेजा कि वहाँ मालगाड़ी खड़ी हुई। और उस दिन एक नहीं, जो मैंने आपको बताया कि भानगढ़ जो बांगा जो रेलवे स्टेशन है बाज़ार, 4 लाइनें हैं, 2 मेन और 2 लूप लाइन। मेन दोनों लाइन पर ट्रेन जा रही थी और दोनों लूप लाइन पर 2 मालगाड़ी खड़ी थी उस दिन। एक तो वो जिसके साथ ये टक्कर हुई, और एक लूप लाइन दूसरी तरफ थी, जो दूसरी तरफ बेंगलोर से ट्रेन आ रही थी, उसके बराबर में भी एक लूप लाइन पर उस वक्त जब ये हादसा हुआ तो एक और मालगाड़ी खड़ी थी। यानी कि एक वक्त में एक साथ 4 ट्रैक और चारों पर ट्रेन थी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो इस तरफ जो बेंगलुरु की तरफ से ट्रेन आ रही थी उसके जो बाईं तरफ मालगाड़ी खड़ी थी वो पीछे रह गई थी, और जब ये टक्कर हुआ तो ये आगे की तरफ हुआ था, वरना ये चौथी मालगाड़ी भी लपेटे में आती और सोचिए उसके बाद और कितना नुकसान होता। तो शुक्र है कि ऐसा हुआ नहीं। तो कैसे पहुंची कोरोमंडल लूप लाइन पर मेन लाइन से, और क्या ये इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसके साथ छेड़छाड़ की वजह से ये हादसा हुआ, या फिर इंसानी गलती है, अनजाने में हुआ, साजिश के तहत हुआ? अब देखना ये है कि सीबीआई को जांच दी गई, लेकिन सीबीआई की जांच का हशर क्या होता है ये हम सब आप जानते हैं। लंबे वक्त तक के लिए फिर ये बुला दिया जाता है, और हो सकता है थोड़े दिन बाद हम सब भी भूल जाएं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मज़े लें। तो कहानी में फ़िलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।